रजत ने उसकी आंखों में अपने लिए बेइंतहा खौफ देखा तो उसका फौलादी दिल भी अंदर तक छिन्न भिन्न हो गया। वह धीरे से बेड की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह आगे आया, चांदनी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर बिस्तर के कोने में सिमट गई। कमरे में मशीनों की बीप बीप की आवाज़ के बीच चांदनी की सिसकियां गूंज रही थी। वह बेड के कोने में दुबक कर बैठी थी, मानो खुद को रजत की परछाई से भी बचाना चाहती हो। पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने जूतों की नोक पर रखने वाला रजत सहानी आज उस नाजुक सी लड़की के सामने बेबस खड़ा था। चांदनी को इस तरह डर से कांपते देख रजत वहीं ठहर गया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, यह दिखाने के लिए कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसकी आंखों में हमेशा रहने वाली वो हिंसक चमक गायब थी। वह बहुत धीमे और नरम कदमों से बेड के पास आया और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया, ताकि उसकी लंबाई चांदनी को और न डराए। उसने बेहद धीमी और भराई हुई आवाज में कहा, डरो मत चांदनी, खुदा के लिए मुझसे मत डरो। मैं यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ देने नहीं आया हूँ। रजत सहानी ने आज तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, लेकिन आज जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे माफ कर दो चांदनी। चांदनी ने अविश्वास से अपनी रोती हुई आंखें खोली। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह वही बेरहम इंसान है जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। रजत ने बेड की चादर को छूने की कोशिश की, लेकिन चांदनी के पीछे हटते ही उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने बेहद फिक्रमंद लहजे में कहा, तुम्हारी नफरत जायज़ है, लेकिन इस वक्त तुम्हें खुद को संभालना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे शरीर में खून की बहुत कमी है और बेइंतहा कमज़ोरी है। हमारे इस बच्चे की हालत बहुत नाजुक है चांदनी। अगर तुमने जिद की, ठीक से खाना नहीं खाया या काम का तनाव लिया, तो इस मासूम की जान को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स और सारी खुशियाँ दूंगा, बस तुम इस हालत में खुद को और मत तड़पाओ। बच्चे का जिक्र सुनते ही जैसे चांदनी के भीतर डर की जगह एक तड़पते हुए गुस्से ने ले ली। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन अब उनमें एक माँ का रौद्र रूप चमक रहा था। उसने ड्रिप लगे हुए कांपते हाथ को रजत की तरफ उठाया और चीख पड़ी, चुप हो जाइए रजत साहब। अपने मुंह से इस बच्चे को अपना कहने की जरूरत भी मत करना। इस बच्चे पर, इस अंश पर आपका कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। उसकी आवाज़ गुस्से से थरथरा रही थी। तुमने ताकत के बल पर मेरा बदन कुचला था, लेकिन मेरी रूह और मेरे इस बच्चे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है। मैं इसे इसी तंगहाली में पाल लूँगी, भूखी रहकर पाल लूँगी, लेकिन तुम्हारे पाप की परछाई इस पर नहीं पड़ने दूँगी। चले जाइए यहाँ से। रजत उसकी इस नफरत और गुस्से को खामोशी से सहता रहा। वह जानता था कि चांदनी के इस गहरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा, लेकिन उसके भीतर का पिता अभी पीछे हटने को तैयार नहीं था। कमरे के भीतर का तनाव अपनी चरम सीमा पर था। चांदनी के गुस्से से भरे शब्दों की गूंज अभी थमी नहीं थी कि वीआईपी स्यूट का भारी दरवाज़ा एक झटके से खुला। शर्मिला जी, चांदनी की माँ, हाँफती हुई कमरे के भीतर दाखिल हुई। अपनी बेटी को अस्पताल के बेड पर और उसके सामने शहर के सबसे बड़े खूंखार माफिया रजत खड़ा था। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका मातृत्व डर पर हावी हो गया और वे दौड़कर चांदनी के पास आ गई। शर्मिला जी ने तुरंत आगे बढ़कर चांदनी को अपने सीने से लगा लिया, मानो वह उसे पूरी दुनिया की नज़रों से छुपा लेना चाहती हो।
उन्होंने कांपती हुई लेकिन सख्त आवाज में रजत से कहा, पीछे हटिए सहानी साहब, बहुत बर्बाद कर लिया आपने मेरी बेटी को। अब और क्या बाकी रह गया है? अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी इस बेजान लड़की पर तरस खाइए। अपनी ये दौलत, ये ताकत और ये गुंडे लेकर बाहर निकलिए यहाँ से। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बिकने वाले नहीं हैं। रजत ने शर्मिला जी को देखा। उसकी आंखों में शर्मिला जी के लिए कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उनकी बातों ने उसके सोए हुए गुरूर को फिर से जगा दिया था। उसने अपने कोट के बटन ठीक किए, अपनी रीढ़ को सीधा किया और उसकी आंखों में वही पुरानी फौलादी चमक लौट आई। रजत ने अपनी जेबों में हाथ डाले हुए बेहद शांत लेकिन बर्फीली आवाज में कहा, शर्मिला जी, आपका गुस्सा सिर आंखों पर, लेकिन एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए। चांदनी चाहे लाख इनकार करे, चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करे, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। तुम मानो या न मानो चांदनी, यह बच्चा मेरा है। मेरी रगों का खून तुम्हारी कोख में पल रहा है। उसने चांदनी की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा। रजत सहानी का झुकना और किसी के हाथ छोड़कर माफी मांगना कितनी बड़ी बात है, यह पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है। मैंने अपने गुनाह को कबूल किया, तुम्हारे सामने अपना सर झुकाया, क्योंकि मैं इस बच्चे और तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। लेकिन मेरी इस शराफत को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। रजत का सुरक्षात्मक रक्षक रूप अब फिर से उस डोमिनेटिंग यानी कि हावी होने वाले किंग में बदल चुका था, जिसे ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने बेड के करीब आकर दोनों माँ बेटी पर एक भारी नजर डाली। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि यहाँ इस छोटे से कस्बे में न तो ढंग की दवाइयाँ है और न ही इस नाजुक प्रेगनेंसी को संभालने की सहूलियत। तुम यहाँ रहोगी तो तंगहाली और कमजोरी में खुद को भी मार डालोगी और मेरे अंश को भी। उसने एक गहरे अंतिम फैसले वाले लहजे में कहा। इसलिए अब बहस का वक्त खत्म हो चुका है। तुम्हें मेरे साथ शहर वापस आना ही होगा। मैं यहाँ तुमसे पूछने नहीं आया हूँ चांदनी, तुम्हें बता रहा हूँ। रजत सहानी अपनी औलाद को इस तरह लावारिसों की तरह किसी मामूली अस्पताल में नहीं छोड़ सकता। शाम तक डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार हो जाएंगे, तुम दोनों अपनी तैयारी कर लो। यह कहकर रजत मुड़ा और उसके जूतों की खनक के साथ वह कमरे से बाहर निकल गया। पीछे कमरे में चांदनी और उसकी माँ एक बार फिर उस माफिया की ताकत और जिद के जाल में फंसी खुद को बेबस महसूस कर रही थी। शाम ढलने को आई थी। वीआईपी कमरे की बड़ी कांच की खिड़की से बाहर आसमान में सिंदूरी और मलमैले रंग की धुंध छाने लगी थी। चांदनी अब बेड का सहारा लेकर उठ बैठी थी। ग्लूकोज की ड्रिप लगभग खत्म होने पर थी और उसकी बूंद बूंद ने चांदनी के बेजान शरीर में थोड़ी सी हरकत और ताकत फूंक दी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और ड्यूटी नर्स हाथ में एक चमचमाती हुई चांदी की ट्रे लेकर भीतर आई। ट्रे में ताज़े फलों का जूस, उबला हुआ सूप और बेहद पौष्टिक गर्म खाना था, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए, चांदनी का इनकार। नर्स ने मुस्कुराते हुए ट्रे साइड टेबल पर रखी। मैम प्लीज़, आप यह जूस और खाना खा लीजिए। सर के सख्त ऑर्डर है कि आपकी डाइट में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। सर का नाम सुनते ही चांदनी का चेहरा एक बार फिर सख्त हो गया। उसने नफरत से उस आलीशान खाने की तरफ देखा और अपने हाथ पीछे खींच लिए। ले जाओ इसे यहाँ से। मुझे तुम्हारे सर की खैरात का एक घूंट पानी भी नहीं चाहिए। कह देना उनसे कि वो मेरी जान
तो खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी मर्जी का खाना खिलाने पर मजबूर नहीं कर सकते। नर्स बेबस होकर खड़ी रही। तभी सरबिला जी ने माहौल को संभालते हुए नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। जब नर्स चली गई तो माँ ने अपने पुराने घिसे कपड़े के बैग की जिप खोली। उन्होंने भीतर से एक छोटा सा प्लास्टिक का टिफिन डिब्बा निकाला, जिसमें उन्होंने सुबह घर से निकलते वक्त रास्ते के लिए कुछ सूखे सैंडविच रख लिए थे। सैंडविच अब तक ठंडे और थोड़े कड़े हो चुके थे। माँ ने प्यार से चांदनी के सिर पर हाथ फेरा और वह सैंडविच उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा तू उस राक्षस से नफरत कर, लेकिन अपने पेट में पल रहे इस मासूम पर तरस खा। सुबह से तूने एक दाना नहीं चखा है। ये ले, मैं तेरे लिए सुबह घर से बना कर लाई थी। सूखा ही सही, पर तेरी माँ की गाढ़ी कमाई का है। माँ की बात चांदनी टाल नहीं सकी। उसने कांपते हाथों से वह सूखा सैंडविच लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर उस सैंडविच पर गिरे, लेकिन अपने स्वाभिमान की खातिर उसने उसी सूखे निवाले को चबाना शुरू कर दिया। उसे रजत के करोड़ों के पकवान से ज्यादा अपनी माँ की सूखी रोटी प्यारी थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुला। रजत सहानी ने कमरे में कदम रखा। उसके चेहरे पर शाम के धुंधलक जैसी ही गंभीर और सख्त खामोशी थी। उसके ठीक पीछे वही घबराई हुई नर्स खड़ी थी। नर्स ने डरते डरते रजत से कहा, सर, मैंने मैम को आपके कहे अनुसार ताज़ा जूस और सूप देने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने हाथ लगाने से भी मना कर दिया। यह अस्पताल का खाना खाने को तैयार नहीं है। रजत की तीखी चील जैसी निगाहें नर्स की बात सुनकर तुरंत बेड की तरफ घूमी, लेकिन जो नज़ारा उसने देखा उसने उसके भीतर के माफिया और एक बेबस पिता दोनों को एक साथ हिलाकर रख दिया। रजत ने देखा कि साइड टेबल पर दुनिया का सबसे बेहतरीन शेफ द्वारा तैयार कराया गया पौष्टिक खाना और जूस वैसा का वैसा ही ढका पड़ा था, और चांदनी, उसकी अमानत, उसके बच्चे को जन्म देने वाली लड़की, बड़े चाव से अपनी माँ के टिफिन का वो सूखा कड़ा हो चुका सैंडविच खा रही थी। रजत के चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उसकी मुठ्ठियाँ कस गई और माथे पर गुस्से की नसें उभर आई। उसे समझ आ गया कि चांदनी अस्पताल के खाने को सिर्फ खाना नहीं बल्कि रजत की गुलामी का प्रतीक मान रही है। वह भूखी रह सकती थी, सूखा निवाला निगल सकती थी, लेकिन उसकी दी गई ऐशो आराम की जिंदगी को कबूल नहीं करना चाहती थी। वह भारी और लंबे कदम बढ़ाता हुआ बेड के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी परछाई एक बार फिर चांदनी और उसकी माँ पर हावी हो गई। उसने सीधे चांदनी के हाथ से वो आधा खाया हुआ सूखा सैंडविच झटके से छीन लिया और उसे पास के डस्टबिन में फेंक दिया। चांदनी ने गुस्से से उसे देखा। यह क्या बदतमीजी है? रजत की आवाज में इस बार चीख पुकार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफनाक और भारी गड़गड़ाहट थी जिसने कमरे की खिड़कियों को कंपा दिया। बदतमीजी तुम कर रही हो चांदनी। मेरी बर्दाश्त का इम्तहान मत लो। रजत सहानी के बच्चे की माँ इस तरह बासी और सूखा खाना खाए, यह मैं जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी इस झूठी खुददारी की वजह से अगर मेरे बच्चे की सेहत को ज़रा भी आँच आई तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुमसे माफ़ी मांगी थी। और अगर तुम चाहती हो तुम्हारी माँ हमारे साथ आए तो अभी के अभी ये जूस का ग्लास ख़त्म करोगी, वरना मैं तुम्हें अकेली को अपने साथ ले जा रहा हूँ। जूस का ग्लास आगे बढ़ाते हुए रजत ने कहा। चांदनी, नहीं, माँ मेरे साथ ही जाएगी। जूस का ग्लास लिया और एक ही झटके में उसे पी लिया।
रजत अभी भी गुस्से में था। उसने नर्स की तरफ मुड़कर देखा और दहाड़ा, ड्रिप निकालो इसकी, पेपर्स तैयार हैं, हम इसी वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। इसे मेरे महल में ले चलो, वहाँ मैं देखता हूँ कि कैसे भूखी रहती है और कैसे खाना नहीं खाती। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाकी के पार्ट्स भी चैनल पर अपलोड किए गए हैं। शुरुआत से ही कहानी पढ़ें।